सब्सक्राइब करिए यूट्यूब स्टडी चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाइए लेटेस्ट स्टडी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा और आपका हमारे इस यूट्यूब स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आज हम उत्तर प्रदेश के वन्य परिदृश्य और उसकी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसकी गहराई में उतरेंगे। जी, हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं और मजे की बात यह है कि उनमें जानकारी को याद रखने के लिए आसान ट्रिक्स भी दी गई हैं। अब ये समझने का एक मौका है कि उत्तर प्रदेश में संरक्षण, संस्कृति और पर्यटन ये सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। सही कहा। हम देखेंगे कि ये राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और जो सांस्कृतिक स्थल हैं वो राज्य के लिए आखिर क्यों इतने मायने रखते हैं। बिल्कुल। तो चलिए सबसे बड़ी चीज से शुरू करते हैं, राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व। हाँ, सबसे पहले बाघ। के हिसाब से उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है और 4 टाइगर रिजर्व हैं। इसे याद रखने की एक ट्रिक भी है कि यूपी का एक राजा यानी दुधवा और उसके 4 किले यानी टाइगर रिजर्व। ये तो एक बढ़िया शुरुआत है, तो एक एक करके इन्हें देखते हैं। हाँ। सबसे पहले दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये लखीमपुर खेरी में है और जैसा आपने कहा यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। जी। यहाँ बाघ, गैंडा और बारहसिंघा ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अच्छा, बाघ का दूध याद रखें जो शक्ति का प्रतीक है। हाँ, ये दुधवा के लिए है। फिर आता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत ये पीलीभीत में है और बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए इसे एक बहुत ही प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार मिला है। तो TX2 मतलब टाइगर्स टाइम्स 2। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी। फिर तीसरा है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व जो बिजनौर में है। अमानगढ़। और ये प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बफर जोन है। बफर जोन, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब एक तरह का सेफ्टी कॉरिडोर। कॉर्बेट के बाघ जब अपना इलाका बढ़ाते हैं तो वो इस जोन में सुरक्षित घूम सकते हैं। ये इंसानों और जानवरों के टकराव को कम करता है। समझ गया। और चौथा है रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट में, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये यूपी का चौथा और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। और तो और ये बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला रिजर्व भी है। अरे वाह, ये तो बहुत अहम जानकारी है। जी। वैसे इन चारों को एक साथ याद रखने के लिए एक और जादुई ट्रिक दी गई है। क्या है? पीली रानी ने अमन को दूध पिलाया। ये तो बहुत ही कारगर है ना? हाँ, पीली से पीलीभीत, रानी से रानीपुर, अमन से अमानगढ़ और दूध से दुधवा। बहुत बढ़िया। अब टाइगर रिजर्व से आगे बढ़ते हैं और दूसरे वन्य जीव अभयारण्यों पर ध्यान देते हैं, खास तौर पर सबसे पहले सबसे बड़े और सबसे छोटे पर। हम प्रमुख अभयारण्यों का जिक्र है। कौन कौन से? सबसे पहला है चंद्रप्रभा अभयारण्य। ये चंदौली जिले में है और 1957 में बना था, मतलब आजादी के बस 10 साल बाद। अच्छा, सबसे पहला और सबसे बड़ा? सबसे बड़ा है हस्तिनापुर अभयारण्य। ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर मतलब कई जिलों तक फैला हुआ है। बाप रे, ये तो बहुत ही विशाल होगा। हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा यही है। और सबसे छोटा कौन सा है? वो है महावीर स्वामी अभयारण्य, ललितपुर जिले में। ये क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। इन्हें याद रखने के लिए भी कुछ मजेदार ट्रिक्स हैं। बताइए। चंद्रप्रभा के लिए है चांद यानी चंद्रा सबसे पहले निकलता है। अच्छा, क्योंकि ये सबसे पहला है। हाँ। हस्तिनापुर के लिए हस्ती मतलब हाथी जो सबसे बड़ा जानवर है। सही है। और महावीर स्वामी के लिए ललित का एक अर्थ होता है प्यारा या छोटा। वाह, ये ट्रिक्स को वाकई काम की हैं। फ्यूजन पॉइंट पर भी ध्यान दिलाता है। क्या? ये हस्तिनापुर सबसे बड़ा है और महावीर स्वामी सबसे छोटा। ये अंतर याद रखना परीक्षा के लिए जरूरी है। बिल्कुल सही। आपको याद दिला दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी जरूर। तो अब कुछ ऐसे अभयारण्यों की बात करते हैं जो अपनी खास प्रजातियों या भौगोलिक स्थिति के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल। 3 विशेष क्षेत्रों पर प्रकाश डालता है। एक है कतरनिया घाट बहराइच में। जी। ये दुर्लभ गंगा डॉल्फिन और घड़ियाल का घर है। गंगा डॉल्फिन, वो तो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। जी बिल्कुल। और दूसरा है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो इटावा और आगरा के पास है। चंबल का नाम तो सुना है। ये खास तौर पर घड़ियाल संरक्षण मतलब घड़ियाल कंजर्वेशन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अच्छा, तो कतरनिया घाट और चंबल दोनों ही जलीय जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, और तीसरा इनसे बिल्कुल अलग है, वो है कैमूर अभयारण्य। ये कहाँ है? मिर्जापुर और सोनभद्र में, और ये विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है। मतलब एक पहाड़ी इलाका। और कैमूर पहाड़। वाह, ये तो एकदम साफ हो गया। एक तरफ पानी, एक तरफ पहाड़। बिल्कुल। अब जमीन और पानी से निकलकर आसमान की तरफ देखते हैं, मतलब पक्षियों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण पक्षी विहार भी हैं।
हाँ, बहुत सारे हैं। स्रोत की तालिका के अनुसार कुछ प्रमुख ये हैं, जैसे लाख बहोसी जो कन्नौज में है। ये प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा? वो है पटना पक्षी विहार एटा में। पटना, ये नाम सुनकर तो बिहार की याद आती है। हाँ, इसीलिए ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। जी। ये एटा उत्तर प्रदेश में है। समझ गया। और नवाबगंज? नवाबगंज उन्नाव में है और इसका नया नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार हो गया है। ये एक जरूरी अपडेट। जी। फिर है बखीरा संत कबीर नगर में। ये एक बहुत महत्वपूर्ण रामसर साइट है। रामसर साइट, इसका क्या मतलब होता है? रामसर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो आर्द्र भूमियों मतलब वेटलैंड्स को बचाने के लिए की गई थी। किसी जगह का रामसर साइट होना ये बताता है कि वो पूरी दुनिया के लिए पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण है। अच्छा, मतलब ये एक वैश्विक धरोहर है। एक और नाम है सूर सरोवर। हाँ, सूर सरोवर, जिसे कीठम झील भी कहते हैं, ये आगरा में है। इन सब के जिलों को याद रखने की भी अनोखी ट्रिक्स दी हैं। हाँ, वो तो है ही। लाख बहोसी के लिए कन्नौज में इत्र की लाखों खुशबू हैं। वाह। पटना के लिए एटा का पटाखा। ये तो बहुत मजेदार है। नवाबगंज के लिए नवाबों की हमेशा उन्नति उन्नाव होती है। सही है। सूर सरोवर के लिए आग का सुर। और बखीरा के लिए कबीर की वाणी में खीरा नहीं ज्ञान है। बहुत अच्छे। ये ट्रिक्स तो सच में याद करने को बहुत आसान बना देती हैं। आपको फिर से याद दिला दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो वन्य जीवन से हटकर अब उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक और आधुनिक स्थलों को देखते हैं। 3 प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन केंद्र हैं। सबसे पहला नाम तो अयोध्या ही होगा। जाहिर है, राम मंदिर निर्माण के बाद ये एक वैश्विक पर्यटन का केंद्र बन गया है। और दूसरा वाराणसी। काशी विश्वनाथ धाम और गंगा आरती के लिए तो ये हमेशा से प्रसिद्ध रहा है। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है इसके बारे में। वो क्या है? वाराणसी को SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक राजधानी भी घोषित किया गया है। पहली सांस्कृतिक राजधानी? ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। इसका मतलब है कि चीन, रूस जैसे सदस्य देश यहाँ साल भर सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, जिससे इसे एक अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलेगा। और तीसरा केंद्र है कुशीनगर। जी, ये बौद्ध परिपथ का मुख्य केंद्र है और यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बन गया है। मतलब बौद्ध पर्यटकों के लिए अब यहाँ आना बहुत आसान हो गया है। बिल्कुल। ये तो हो गई परंपरा की बात, लेकिन भविष्य की दृष्टि से भी कुछ आधुनिक स्थलों का उल्लेख है। हाँ, इसमें 2 सफारी पार्क शामिल है। एक है इटावा लायन सफारी। इटावा लायन सफारी, ये एशियाई शेरों के संरक्षण और प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरा है नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में, और ये भारत का पहला नाइट सफारी पार्क है। पहला नाइट सफारी पार्क, ये तो सुनने में ही काफी रोमांचक लगता है। हाँ, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि पर्यटक रात में उन जानवरों को देख सकेंगे जो रात में ही एक्टिव होते हैं, वो भी उनके प्राकृतिक माहौल में। ये तो पारंपरिक चिड़ियाघर से बिल्कुल अलग अनुभव होगा। जी। और एक और नाम है राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ में। ये एक करंट अफेयर का बिंदु है। अच्छा। हाँ, वर्ष 2026 में उत्तर प्रदेश दिवस का मुख्य आयोजन यहीं पर प्रस्तावित है। वाह, तो हमने उत्तर प्रदेश के एक राष्ट्रीय उद्यान, 4 टाइगर रिजर्व, प्रमुख वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्यों और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक व आधुनिक स्थलों को कवर कर लिया। हाँ, और साथ ही इन्हें याद करने की कई रचनात्मक ट्रिक्स भी देखी। इन स्रोतों से ये तो साफ होता है कि कैसे जानकारी को रोचक और सुलभ बनाया जा सकता है, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। बिल्कुल। इन स्रोतों ने हमें ये याद रखने में तो मदद की कि कौन सा स्थल कहाँ है और क्यों महत्वपूर्ण है।